खून भी पी ले मेरा। ये कहानी है सुमित्रा निवास की, जहाँ लोग तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इस घर की होम मिनिस्टर यानी कि सुमित्रा की जुबान पर एक ही बात रहती थी, लोग क्या कहेंगे। और इन चीजों से परेशान थी उनकी बहू नंदिनी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुमित्रा उसके पास आती है। हे भगवान, अब तक तूने काम नहीं किया। अरे बहू, घर का काम कब खत्म करेगी तू? भूल गई क्या कि हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है माँ जी? अरे क्यों, रोहित ने तुझे कुछ बताया नहीं क्या? नहीं तो माँ जी, मुझे रोहित ने कुछ नहीं बताया, आप ही बता दीजिए ना कहाँ जाना है। ये लड़का भी ना सच में बहुत मोटी बुद्धि है इसकी। अरे बहू, हमें भैया के घर जाना है क्योंकि उनकी लड़की की आज सगाई है। अब रिश्तेदारी वाली बात है तो रिश्तेदारी में जाना तो पड़ेगा ना। जल्दी से तैयार हो जा, चल। सुमित्रा की बात सुनकर नंदिनी चुपचाप काम करने लगती है और कुछ देर बाद सारा काम करके नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी वहाँ एक बार फिर सुमित्रा आती है। हो गई बहू तैयार या और कुछ भी बाकी है? जी माँ जी, तैयार हो गई हूँ, चलिए। चलिए? कहाँ तैयार हुई है तू? थोड़े गहने वहने तो पहन ले। और हमारे घर की बहू है तू बहू। हमारे घर में बहुएं इतनी सिंपल नहीं रहती। वो जो शादी में मैंने तुझे रानी हार दिया था वो कहाँ है? पहन ले उसको। लेकिन माँ जी, अभी तो सिर्फ सगाई है, शादी में पहन लूंगी ना। और वैसे भी वो हार बहुत भारी है, मैं उस हार को संभालूंगी या खुद को? देख बहू, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। जा जाकर उस हार को पहन ले, क्योंकि हमारे खानदान की बहुएं बिना गहनों के कहीं नहीं जाती। अरे लोग क्या सोचेंगे कि सुमित्रा ने अपनी बहू को पहनने के लिए एक हार भी नहीं दिया। बेचारी नंदिनी को अब ना चाहते हुए भी सुमित्रा की बात माननी पड़ती है और रानी हार पहन लेती है। नंदिनी तैयार होकर बाहर आती है। हाय देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। सच में बहू, इस रानी हार में तो रानी लग रही है, रानी। अब उस पार्टी में तो मेरी ही बहू सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। सुमित्रा ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ उसकी बेटी नेहा अपनी भाभी को देखकर कहती है, माँ माफ करना, लेकिन भाभी सुंदर लगने के साथ साथ जोकर भी लग रही है। अरे जिनकी सगाई उसने भी इतना भारी हार नहीं पहना होगा। भाभी, आपने इतना भारी हार क्यों पहन रखा है? किसी की शादी में थोड़ी ना जा रही है। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं है, खाली अपना मुंह चलाना होता है। कल को तू भी अपने ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। चल बहस मत कर। सुमित्रा की बात सुनने के बाद अब सभी गाड़ी में बैठते हैं और पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ नंदिनी के हार की खूब तारीफ होती है। घर आने के बाद वो बहुत थक जाती है। ऐसे ही अब समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुमित्रा नंदिनी को हर चीज में रोक टोक करती। एक दिन नंदिनी अपने सास के सर में तेल लगा रही थी, तभी वहाँ नेहा अपने बालों को हाईलाइट करा कर आती है। ये देखकर नंदिनी अपनी ननद से कहती है, ननद जी आपके बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने बालों को कौन सा कलर दिया है? भाभी ग्लोबल कलर है और मुझे ना ये कलर काफी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने बालों को हाईलाइट करा लूं। इसलिए मुझे सैलरी मिली तो मैंने अपने बाल सीधा हाईलाइट करा लिए। वैसे ननद जी आपके ऊपर ना ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं, ऊपर से आपने बालों को हाईलाइट करा लिया तो और क्यूट लग रही हैं आप। भाभी सुंदर तो आप भी लगोगी, अगर आप कहो तो आपके बाल भी हाईलाइट करा दूं। अरे क्या हाईलाइट करा दूं? और तेरे ऊपर ना ये रंग बिरंगे बाल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल छपरन लग रही है तू तो। देख तू छपरन बन गई, लेकिन मेरी बहू को छपरन बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू सिंपल में ही बहुत सुंदर लगती है। लेकिन मम्मी जी ये ग्लोबल कलर है, ये रंग बिरंगे रंग नहीं बल्कि देखने में नेचुरल कलर लगता है। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है, और ये लंबे और मोटे बाल पर ज्यादा अच्छा लगता है। भाभी के बाल लंबे भी है, घने भी है। सोचो भाभी के बाल वैसे ही इतने सुंदर है, अगर उन पर ग्लोबल कलर लगा दिया तो कितनी सुंदर लगेंगी। मुझे ना अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो, समझी तुम दोनों। बहू अपने बालों को रंग बिरंगे नहीं करवाएगी मतलब नहीं करवाएगी, बात यही खत्म। अगर कोई भी फालतू बोलेगा तो मैं अभी बहू के बाल कटवा दूंगी। लेकिन माँ इसमें खराबी क्या है? भाभी का मन भी है। खराबी? अरे बहुत खराबी है। लोग क्या कहेंगे कि सुमित्रा अपनी बहू पर जरा भी लगाम नहीं रखती, तभी तो उसकी बहू उसके हाथ से निकलती जा रही है। अगर लोगों ने ये रंग बिरंगे बाल बहू के सर में देख लिए ना तो बाहर हम लोगों का मजाक बन जाएगा, और मैं अपने घर का मजाक नहीं बनवाना चाहती। नेहा तू अपना मुंह बंद रखा कर, जो मैं कह रही हूँ वही इस घर में होगा। बहू हाईलाइट नहीं करवाएगी तो नहीं करवाएगी। सुमित्रा की ऐसी बात सुनकर अब दोनों ही चुप हो जाती हैं, लेकिन सुमित्रा की ऐसी हरकत देखकर कहीं ना कहीं नेहा को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। भाभी जब से इस घर में आई है तब से उन्होंने अपनी इच्छा ही मार दी है। माँ हर चीज में रोक टोक करती है। नेहा अब अपनी भाभी की तरफ देख रही थी, जहाँ नंदिनी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए अपने कामों में लग गई थी। नेहा भी उस समय कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ सुमित्रा नंदिनी को हर एक चीज में रोक टोक करने लगती है। सुमित्रा की इस रोक टोक से कहीं ना कहीं अब नंदिनी का दम घुटने लगा था, लेकिन वो करती भी क्या? उसके पास अपनी सास की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी सुमित्रा उससे आवाज लगाती है, नंदिनी बहू, नंदिनी बहू कहाँ है? जरा मेरे कमरे में तो आ, तुझे कुछ दिखाना है।
अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी अब तुरंत अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास ने साड़ियों का पिटारा खोलकर रखा था। बेड पर साड़ी ही साड़ी फैली हुई थी। माँ जी, इतनी सारी साड़ियाँ? मेरा मतलब, आपने इस तरह इन साड़ियों को बेड पर क्यों फैला रखा है? बहू, मैंने इन साड़ियों को फैला नहीं रखा, बल्कि इन साड़ियों को तुझे दिखा रही हूँ। ये सारी साड़ियाँ ना बहुत महंगी महंगी है, तुझे कौन सी पसंद आ रही है बता। अब माँ जी को क्या ही बताऊँ कि मुझे साड़ी पहनने का शौक ही नहीं है, लेकिन आपकी वजह से मुझे ये साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं। इन साड़ियों में ना तो मुझसे काम होता है और ना ही मैं सही से जी पाती हूँ। अरे दम घुटने लगता है मेरा इन साड़ी में, और इस घर में ना तो मैं अपनी परमिशन से कहीं आ सकती हूँ और ना ही जा सकती हूँ। बहू, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? तो यही सोच रही है ना कि इतनी सुंदर और महंगी साड़ियाँ हैं तो कौन सी लेगी? अब हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं तो हैरान हो गई इतनी महंगी साड़ियाँ देखकर। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी साड़ी लूँ। नंदिनी ये बात बोल रही थी, तभी उसका फोन बजता है। अब माँ जी, मेरा फोन बज रहा है, मैं थोड़ी देर में आऊँ क्या? हाँ हाँ, आराम से बात करके आ, कोई जल्दी नहीं है, मैं और भी साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। नंदिनी वहां से चली जाती है और अपना फोन उठाती है। क्या भाभी, कितनी देर से फोन कर रही थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो दरअसल नेहा, मैं ना माँ जी के पास थी। वो मुझे अपनी पुरानी महंगी साड़ियाँ दिखा रही थी, कह रही थी बहुत महंगी है, मुझे जो पसंद आ रही है मैं ले लूँ। और आपको वो साड़ियाँ पसंद नहीं है, आप साड़ियाँ लेना नहीं चाहती क्योंकि आपका साड़ियों में दम घुटता है, लेकिन माँ जी की वजह से आप कुछ बोल नहीं पाती। सही कह रही हूँ ना मैं भाभी? आप चिंता मत कीजिए, जब आपकी ननद हो साथ तो चिंता लेने की क्या है बात। मैं हूं ना, अब आपको इन सब चीजों से आजादी दिलवाऊंगी। माँ की सोच तो अब मैं बदलूंगी, आप बस माँ के पास बैठी रहना। इतना बोलकर नेहा फोन कट कर देती है और अपनी भाभी के लिए ढेर सारे सूट खरीद लेती है। कुछ देर बाद नेहा अपनी भाभी के पास जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को अपनी भाभी के साथ देखती है। नेहा, इतने सारे कपड़े तो किसके लिए लेकर आई? तू तो सूट पहनती भी नहीं। हाँ माँ, मैं सूट नहीं पहनती, और ये इतने सारे कपड़े मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि भाभी के लिए लाई हूँ। ये सारे सूट भाभी पहनेंगी। भाभी जाओ ना, ये सूट ट्राई करो ना, और मुझे दिखाओ कि ये सूट आपको सही तो आ रहा है ना। नेहा की बात सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है और खुशी से सूट पहनकर आती है, लेकिन उसको सूट में देखकर सुमित्रा चिढ़ जाती है। ये क्या बदतमीजी है बहू, मैंने तुझे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाई, तब तो तूने एक भी साड़ी ट्राई नहीं करी, लेकिन ये सूट आते ही तूने सूट डाल लिया। अरे लोग क्या कहेंगे कि सुमित्रा ने अपनी बहू को इतनी आजादी दी कि वो सीधा साड़ी से सूट में आ गई। बहू, इस सूट को अभी के अभी खोल, वरना मैं इनको आग लगा दूंगी। बस करो माँ, बहुत बोल लिया आपने। अरे हद होती है, आप अपनी तरफ से जियो, मैं अपनी तरफ से जियो, तो भाई भाभी भी तो अपनी तरफ से जिए। लेकिन भाभी नहीं, क्यों? भाभी की लाइफ नहीं है। वो इस घर में शादी करके इसलिए नहीं आई कि वो नौकर बन के रहेगी, वो गुलाम बन के रहेगी, बल्कि वो शादी इसलिए करके आई है क्योंकि इस घर को उनकी जरूरत थी। भाभी ने उफ तक नहीं किया कभी। भाभी ने आज तक आपके सामने ये शो होने तक नहीं दिया कि उन्हें क्या पसंद है, सिर्फ वो आपकी सुनती रही। आखिर क्यों माँ, क्यों? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन लोगों के चलते आपने अपनी बहू को इस घर की चार दीवार के अंदर कैद कर दिया है। आपने एक बार भी पूछा है भाभी से कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है? जैसा बर्ताव आप भाभी के साथ करती हैं, वैसा ही बर्ताव अगर कोई मेरे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, बताओ माँ? नेहा की बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी, और इसलिए सुमित्रा की नजरें झुक जाती है। सुमित्रा अब चाहकर भी अपनी बेटी को जवाब नहीं दे पाती। उसको ये एहसास हो जाता है कि वो अपनी बहू की इच्छाओं को मार रही थी, वो भी सिर्फ अपने नाम के चलते। लेकिन अब सुमित्रा को पूरी तरह समझ में आ जाता है, और इसलिए वो नंदिनी से माफी मांगती है, जिसके बाद नंदिनी भी अपनी सास को माफ कर देती है, और इस तरह नंदिनी को आजादी मिल जाती है। सक्षम और प्रीति की लव मैरिज होती है। वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते, और घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद प्रीति और सक्षम दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता कई उतार चढ़ावों से गुजरता है। अब क्या इस रिश्ते की डोर यूं ही बंधी रहेगी या टूट जाएगी? आइए देखते हैं। हाँ यार मेहिका, सक्षम से शादी करना वाज माय ड्रीम, एंड फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। लेकिन तू नहीं आई शादी में, उधर विदेश में ही डेरा जमाए बैठी है। अब क्या करूं प्रीति, तुझे तो पता ही है, यहाँ के ऑफिस में एक दिन भी छुट्टी नहीं देते। यहाँ की वर्क लाइफ ना बहुत स्ट्रिक्ट है। बाय द वे, शादी के बाद की लाइफ तो और भी अमेजिंग होगी, है ना? तुम्हारे जीजू आज खास मेरे लिए 2 घंटे लाइन में खड़े होकर आलू जलेबी लाने वाले हैं। ओह सो रोमांटिक यार, रियली। आई जस्ट होप एंड प्रे कि मुझे भी सक्षम जैसा कोई लड़का मिल जाए। सक्षम आज प्रीति के लिए 2 घंटे लंबी कतार में लगकर आलू जलेबी लाने वाला था, और प्रीति भी बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रही थी और बार बार घड़ी के कांटे को निहार रही थी। लेकिन रात में सक्षम खाली हाथ ही घर लौटता है। तभी सास इंद्रावती और ससुर तेजेंद्र भी मौजूद होते हैं। ये क्या सक्षम, तुमने मेरे लिए आलू जलेबी नहीं लाए? सॉरी प्रीति, वो मैं भूल गया। ऑफिस में इतना प्रेशर चल रहा है आजकल कि बस दिमाग हैंग हो जाता है यार।
कल कल पक्का लाऊंगा बस। नो सक्षम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। शादी से पहले तो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बीवी बनी हूँ तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो। प्रीति मैं कह रहा हूँ ना, सच में भूल गया यार मैं। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, तुमने उसे सीन करके छोड़ दिया। तुम्हें 2 घंटे चंपुल और मिष्ठान भंडार की लाइन में खड़े रहकर पसीने बहाकर मेहनत करने में आलस आया होगा ना, हाँ, इसलिए तुम नहीं लिख रहा है। शादी के पहले तो रात को खाने के बाद मेरी बिल्डिंग के नीचे 3-3 घंटों तक रुकते थे। मैं बालकनी में कब आऊं और तुम मुझे कब देखोगे इसके इंतजार में। एक दूसरे की एक झलक पाने के लिए पागल होते थे हम। अरे लेकिन प्रीति बहू, सक्षम बोल रहा है ना कि ऑफिस के काम में। मम्मी जी आप तो मत बोलिए कुछ, अब तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। प्रीति रूठ कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। प्रीति अब खाना खाना भी छोड़ देती है और सक्षम के लाख समझाने पर भी वो समझती नहीं। फिर सक्षम भी उससे बात करना बंद कर देता है। दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी अलग अलग सोते हैं। फिर जैसे तैसे जब घर में मेहमान आते हैं तभी उन्हें ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ती है एक दूसरे से। फिर एक दिन अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए सक्षम कुछ लहंगे और कुर्ते लाता है। तभी सक्षम ये सब क्या है? ये डिजाइन्स, ये कलर्स, ना ही तुमने अपने लिए अच्छे कुर्ते लाए हैं और ना ही मेरे लिए। थोड़े महंगे तो ले आती है, ऐसे सस्ते वाले उठाकर लाओगी तो ऐसे ही मिलेंगे ना। तुम्हारी जेब भी खाली और दिमाग भी। प्रीति तुम अपने आप को समझती क्या हो? हर बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हर बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अरे बीवी हो या दुश्मन, शादी के पहले तो तुम्हारी और मेरी पसंद सेम थी। अब क्या तुम सारी चीजों को फाइनेंशियल नजरिए से ही देखने लगी हो? वेरी बैड, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। वैसे भी हमारी बिजनेस ट्रिप जा रही है 1 हफ्ते के लिए, वो भी हिमाचल प्रदेश। मैं तो तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा, तुमसे दूर रहने में ही भलाई है। सक्षम नाराज होकर बैग पैक करता है और बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। एरोप्लेन में सक्षम बार बार अपना फोन चेक करता है। कितनी अकड़ है देखो प्रीति में। जब ये रूठती है तब मैं इसे मनाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता हूँ, और अब देखो एक फोन या एक मैसेज तक नहीं किया। जाने दो, मैं भी इससे बात नहीं करूंगा। दोनों मियाँ बीवी में दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। एक रोज जब प्रीति की सहेली की बर्थडे पार्टी होती है तभी वो सभी कपल्स को एक साथ बुलाती है और प्रीति को सक्षम से कहना पड़ता है, सक्षम आज सभी अपने अपने पतियों के साथ ब्लैक वेस्टर्न ड्रेस और कोट पैंट में आएंगे। तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे तो तुम सारा वक्त मेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती हो, और अब अपनी सहेलियों के सामने दिखावा करने के लिए मुझे शोपीस की तरह ले जाना चाहती हो, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितनी हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हैं, है ना? सक्षम चला जाता है। प्रीति उदास हो जाती है। मन ही मन सक्षम को भी बहुत बुरा लग रहा था और प्रीति को भी, लेकिन दोनों की जिद, नाराजगी और गुस्सा उनके प्यार के बीच आने लगता है। अपने बेटे और बहू को इस तरह देख इंद्रावती और तेजेंद्र घबरा जाते हैं। एक सुबह जब सक्षम और प्रीति अपने अपने कमरे के बाहर हॉल में आते हैं तब देखते हैं कि तेजेंद्र और इंद्रावती आपस में जोर जोर से चिल्लाते हुए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अरे लेकिन तुम्हारी चचेरी बहन के बेटे की शादी में मैंने इतना पैसा दिया, उसका क्या? हाँ, आप तो यही बोलोगे ना, आखिर सुना ही दिया ना आपने। सुना नहीं रहा, बता रहा हूँ। तुम पूछ रही हो ना इसलिए, और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे मायके वाले पसंद ही नहीं आते, सबके सब एक जैसे चिरकुट कहीं। हाँ, तुम्हारे परिवार वाले तो बड़े अच्छे और दूध के धुले हैं ना, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से क्या वास्ता रखना, बेवकूफ पागल परिवार। इंद्रावती तुम अब हद पार कर रही हो। हद तो क्या, मैं अब सब कुछ पार करूंगी। बस बहुत हो गया आपका तमाशा। मैंने बस एक बात क्या कह दी आपके परिवार वालों के बारे में, आप तो मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए और साथ में मेरे मायके वालों की भी इतनी बुराई कर दी। जैसे कि तुमने तो बहुत चाशनी जैसी मीठी बातें बोली है ना मेरे परिवार वालों के बारे में अभी। पहले आपने कहा। नहीं, पहले तुमने कहा। अरे आपने नहीं, तुमने। बस मुझे नहीं रहना और आपके साथ एक ही छत के नीचे। जा रही हूँ मैं अपने मायके, और अब तो आपके खर्राटों से भी राहत मिलेगी मुझे। हाँ, जाओ, अभी क्या भी जाओ। अरे जा ही रही हूँ, बूढ़े होने के साथ साथ पगलेड़ भी होते जा रहे हो दिन ब दिन। इंद्रावती अपना सूटकेस पैक करने लगती है। तभी प्रीति और सक्षम दोनों भी घबरा जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। पापा बस कीजिए आप। माँ आप कहीं नहीं जा रही हैं, ये सूटकेस मुझे दे दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो। आप दोनों के अलग अलग विचार भी तो हो सकते हैं ना, तो इसका यह मतलब तो नहीं ना कि आप छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे। और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो इन छोटी छोटी बातों से क्यों अपने पक्के रिश्ते को फीका करना?
तभी तेजेंद्र और इंद्रावती मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें इस तरह अचानक से मुस्कुराते देख सक्षम और प्रीति हैरान रह जाते हैं। ये आप दोनों इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? माँ पापा, आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम लड़ नहीं रहे थे बच्चों, हम तो नाटक कर रहे थे और हमें इस नाटक का अच्छा नतीजा भी मिल गया। प्रीति बहू, सक्षम, तुम दोनों ने जैसे हमें समझाया वैसे ही अपने रिश्तों के बारे में समझदारी से क्यों नहीं समझते? बेटा, एक शादी को चलाने के लिए दोनों तरफ का तराजू समान होना चाहिए। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, वरना ये जिंदगी नहीं करती। तुम दोनों तो हमसे भी ज्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से, तो फिर क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हो? सक्षम, कभी तू प्रीति को समझ लिया कर, गुस्से को ठंडा रखा कर। प्रीति बहू, कभी कभी तुम सक्षम को समझा करो और अपनी जिद और नाराजगी को साइड में रख दो। समझदारी और स्नेह से रिश्ते को बांधना सीखो। इंद्रावती और तेजेंद्र की बातों को सुनकर सक्षम और प्रीति की आंखें खुल जाती है और उन दोनों को एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत राह पर चल रहे थे। उनकी जिद, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी कैसे उनके रिश्ते को तोड़ रही थी। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और रोने लगते हैं। आई एम सॉरी प्रीति। आई एम ऑल्सो सॉरी सक्षम। सक्षम और प्रीति दोनों भी एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं और उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती है और दोनों मियाँ बीवी अपने रिश्ते को समझदारी से और प्यार से आगे बढ़ाते हैं।